What's up, guys? Hope you all in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So guys, today's topic is hemostasis. What is hemostasis? Basically, जब कहीं पे भी वेसल में लाइक ये वेसल है, यहाँ पे इंजरी हो गई है, ठीक है, तो इंजरी वाली जगह से हमेशा ब्लड जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस ब्लड को स्टॉप करने के लिए यानी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे हम एक प्लेटलेट प्लग जो है हीमोस्टेसिस के ज़रिए बनाते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड हीमोस्टेटिक प्लग. So this process is basically named as hemostasis, ठीक है। उसके बाद हम स्टेजेस ऑफ हीमोस्टेसिस देखते हैं। सो हमारे पास दो स्टेजेस होती हैं, एक है प्राइमरी हीमोस्टेसिस एंड देन इज सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्या होता है कि जब वेसल पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंजरी हुई है तो यहाँ पे प्लेटलेट्स आके एक्यूमुलेट होंगे और एक प्लेटलेट प्लग बनेगा, ठीक है। ये प्लेटलेट प्लग बेसिकली हमारी जो एंडोथीलियल वॉल है उसके साथ आके एडहेयर करता है, ठीक है। इस तरह से ब्लीडिंग जो है वो इमीडिएटली स्टॉप हो जाती है। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी हीमोस्टेसिस, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है हीमोस्टेसिस की। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज होती है हीमोस्टेसिस की, इसमें क्या होता है कि एक स्टेबल क्लॉट की फॉर्मेशन होती है, जिसमें बेसिकली किस तरह से होती है कि आपके कोएगुलेशन फैक्टर्स की एक्टिवेशन होती है, ठीक है। कोएगुलेशन फैक्टर्स जब एक्टिवेट होंगे तो ये हमारे फिब्रिन मॉलिक्यूल्स को बेसिकली प्लेटलेट प्लग में रीइंफोर्स करेंगे, ठीक है, ताकि प्लेटलेट प्लग बने। और प्लेटलेट प्लग जब बनेगा तो उससे हमारे पास एक स्टेबल क्लॉट बनेगा, ठीक है। स्टेबल क्लॉट के बनने से हमारे पास बेसिकली सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होती है। ग्रेजुअली ये जो स्टेबल क्लॉट है इट वुड डिज़ोल्व बाय फिब्रिनोलाइसिस, यानी फिब्रिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाएगा और फिब्रिनोलाइसिस से हमारे पास अल्टीमेटली प्लेट जो आपका स्टेबल प्लग है वो डिज़ोल्व हो जाएगा। सो दीज वर द टू स्टेजेस, प्राइमरी हीमोस्टेसिस एंड सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। उसके बाद हम एक ओवरव्यू देखते हैं अब हीमोस्टेसिस का। जब भी वेसल्स में इंजरी होती है, लाइक दिस इज वेसल, यहाँ पे कहीं पे इंजरी हुई, अब इंजरी वाली साइड पे जो वेसल्स हैं वो आर्टीरियोल्स हैं स्पेशली, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, लाइक इस तरह से हो जाएगी, ये कंस्ट्रिक्ट करें, ये नैरो हो गया एरिया, ठीक है। वेसल्स की इंजरी के बाद आर्टीरियल वेसो कंस्ट्रक्शन होती है। उसके बाद उस जगह पे जहाँ से वेसल्स कंस्ट्रक्ट की, लाइक यहाँ पे आके वेसल्स ने, क्योंकि इस जगह पे आके वो कंस्ट्रक्शन हुई है, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स आके एडहेयर करेंगे। यहाँ पे प्लेटलेट्स ने आके एडहेयर करना शुरू किया। प्लेटलेट्स की एडिशन के बाद इनकी एक्टिवेशन होती है। एक्टिवेशन के बाद यहाँ पे प्लेटलेट्स आके एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे और ज़्यादा प्लेटलेट्स आके एग्रीगेट होंगे। इसको हम कहेंगे कि दिस इज़ द फर्स्ट हीमोस्टेटिक प्लग या प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लग, ठीक है। जब प्लेटलेट की एग्रीगेशन हो गई, प्लेटलेट प्लग बन गया, उसके बाद फिब्रिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोएगुलेशन को कैस्केड के ज़रिए यहाँ पे आएंगे। फिब्रिन मॉलिक्यूल्स से हमारे पास बेसिकली सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होती है। उसके बाद फिर क्लॉट की रिट्रैक्शन होती है आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड पे फिब्रिनोलाइसिस होती है, फिब्रिन मॉलिक्यूल्स टूटना शुरू हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली जो है हमारे पास हीलिंग हो जाती है, ठीक है। इस तरह से हीमोस्टेसिस होती है। दिस वाज एन ओवरव्यू। अब हमारे पास हीमोस्टेसिस के कुछ कंपोनेंट्स हैं, थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ वेस्कुलर एंडोथेलियम, देन इज़ प्लेटलेट एंड थर्ड इज़ योर क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले हम वेस्कुलर एंडोथेलियम जो है इसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट है वेस्कुलर एंडोथेलियम, इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल एंडोथीलियम होती है ना, दैट इज़ एंटी थ्रोम्बोटिक इन नेचर, ठीक है। नॉर्मल आपकी जो एंडोथीलियम है दैट इज़ एंटी थ्रोम्बोटिक इन नेचर, ठीक है। लेकिन जब एंडोथीलियम जो है वेसल की इंजरी की वजह से रप्चर हो सकती हैं, आप कह सकते हैं इंजरी हो जाती है एंडोथीलियम की, तो उससे क्या होता है कि जो आपके एंडोथीलियम की एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी है ना, दैट चेंजेस इनटू प्रो थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम ये दोनों एंटी थ्रोम्बोटिक एंड प्रो थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वेस्कुलर एंडोथीलियम की डिस्कस करते हैं। एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये आपकी नॉर्मल एंडोथीलियम है, ये इसके ऊपर आपको एंडोथीलियल सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इन एंडोथीलियल सेल्स की किस तरह से एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 और नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, ये हमारे पास प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट कर रहे होते हैं एक नॉर्मल एंडोथीलियम में, ठीक है, जिसकी वजह से एंटी प्लेटलेट इफेक्ट्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है।
प्रोस्टाग्लैंडिन I2 या जिसे प्रोस्टासाइक्लिन कहते हैं, और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड, ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट करते हैं, जिससे एंटी प्लेटलेट इफेक्ट्स आपको नजर आएंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ एंटी कोएगुलेंट्स रिलीज़ होते हैं, लाइक हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल्स है जो रेड में आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये रेड में हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, या फिर इसके अलावा कुछ और प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं। ये क्या करते हैं कि आपके एंटी थ्रोम्बिन, ये जो ऑरेंज में आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। ये एंटी थ्रोम्बिन किस तरह से एक्टिवेट होगा कि ये इन हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल्स के साथ आके ये बाइंड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें एंटी थ्रोम्बिन यहाँ पे आके हेपेरिन लाइक मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर रहा है, जिससे क्या होगा कि अब हमारे पास जो थ्रोम्बिन और बाकी कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं ना, वो एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं थ्रोम्बिन जो है वो एक्टिवेट होता है बाय दिस ग्रीन कलर्स मॉइटी, ठीक है। जब ये नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ दिस एंटी थ्रोम्बिन 3's एक्टिवेशन, तो क्या होगा कि ये इनएक्टिव स्टेट में चेंज हो गया है ड्यू टू दिस एंटी थ्रोम्बिन 3, ठीक है। इस तरह से थ्रोम्बिन और बाकी जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं ये इनएक्टिवेट होते हैं बाय द एक्टिवेशन ऑफ एंटी थ्रोम्बिन 3, और हमारे पास इस तरह से एंटी कोएगुलेंट इफेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा हमारे पास एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज़ में फिब्रिनोलिटिक प्रॉपर्टीज़ कुछ हमें दिखने को मिलती हैं, ठीक है। फिब्रिनोलिटिक प्रॉपर्टीज़ किस तरह से एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज़ में कंट्रीब्यूट करती हैं कि हमारे पास, अगर आप ये देखेंगे थ्रोम्बोमोडुलिन, ठीक है। थ्रोम्बोमोडुलिन बेसिकली हमारे पास सिक्रीट करता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स को। ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स अपने साथ जो है प्लाज्मिनोजन की कन्वर्जन करवाते हैं इनटू प्लाज्मिन, ठीक है। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की प्रेजेंस में आप देख सकते हैं प्लाज्मिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मिन। ये प्लाज्मिन फिर आगे फर्दर फिब्रिन को फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो हमारे पास आप देख सकते हैं ये थ्रोम्बिन से जो हमारे पास ये मोइटी ग्रीन वाली रिलीज़ हुई थी, ये अब इस थ्रोम्बोमोडुलिन के साथ आके अटैच हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि थ्रोम्बिन जो है वो यहाँ पे आके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। जो थ्रोम्बिन ये वाला आपकी क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा था, ये आके अब हमारे पास इनएक्टिव हो गया, यहाँ पे आके बाइंड हो गया, ठीक है। थ्रोम्बोमोडुलिन जो है बेसिकली थ्रोम्बिन को अपने साथ बाइंड कर लेता है ताकि हमारे पास कोएगुलेशन इफेक्ट्स जो हैं वो ना नज़र आएँ, ठीक है। इस तरह से थ्रोम्बोमोडुलिन का रोल होता है। और उसके बाद मैंने आपको फिब्रिनोलिटिक भी प्रॉपर्टीज़ बता दी, किस तरह से टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, फिब्रिनोलिटिक कैस्केड में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये थी, हमने सारी एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज़ देखी हैं वेस्कुलर एंडोथेलियम की। उसके बाद कुछ प्रोथ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं वेस्कुलर एंडोथेलियम की, जिसमें हमारे पास एक तो प्लेटलेट इफेक्ट्स हैं, दूसरी कोएगुलेंट इफेक्ट्स हैं, और तीसरी है एंटी फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट्स। बिल्कुल आपकी जो एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टी की ऑपोजिट इफेक्ट्स हैं वो आपको प्रोथ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज़ में नजर आएंगी, यानी ये इफेक्ट्स बेसिकली थ्रोम्बस की फॉर्मेशन की तरफ भी जो है वो लीड करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेटलेट इफेक्ट्स में क्या है। आपके पास ये है आपकी नॉर्मल एंडोथेलियम, ठीक है। ये वाली साइड जो है यहाँ पे इंजरी हुई, इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एंडोथेलियल लाइनिंग नहीं है, ठीक है। ये जो कोलेजन एंडोथेलियल लाइनिंग के नीचे पड़ा हुआ था ना, ये एक्सपोज्ड है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये लाइनिंग नहीं है। तो ये जो ब्लू में आपको कोलेजन नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्सपोज्ड एट दिस साइट ऑफ इंजरी, ठीक है। अब इस एक्सपोज साइट ऑफ इंजरी पे हमारे पास प्लेटलेट्स को एडहेयर करवाने के लिए एक फैक्टर रिलीज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड वॉन विलिब्रेंट्स फैक्टर। ये वाला फैक्टर, ये जो स्क्वायर में है, ये आके इस एक्सपोज कोलेजन के साथ आके आप देख सकते हैं बाइंड कर रहे हैं, और इस तरह से प्लेटलेट की एडिशन करवा रहे हैं, प्लेटलेट की एडिशन करवा रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास प्रोकोगुलेंट इफेक्ट्स होते हैं कुछ प्रोथ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज़ में। उसमें क्या है कि टिश्यू फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं, लाइक टिश्यू फैक्टर 5 और 7 रिलीज़ होंगे, जो कि आपके एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट कराते हैं। ये देखें आप, ये येलो में जो सर्कल्स हैं ये बेसिकली टिश्यू फैक्टर्स हैं। ये भी हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट करवा के प्रोकोएगुलेंट इफेक्ट्स जो हैं इस साइट ऑफ इंजरी वाली जगह पे जो है वो दिखा रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास कुछ एंटी फिब्रिनोलिटिक इफेक्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स के इनहिबिटर्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं। जो एंटी थ्रोम्बोटिक प्रॉपर्टीज़ थी उसमें हमने देखा था कि प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स रिलीज़ हो रहे थे, यहाँ पे इनहिबिटर्स रिलीज़ हो रहे हैं उन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स के, जिसकी वजह से फिब्रिनोलाइसिस नहीं होगी और थ्रोम्बस की फॉर्मेशन जो है वो प्रमोट होगी, ठीक है। थ्रोम्बस यानी बनेगा और फिब्रिनोलाइसिस जो है वो नहीं होगी,
ठीक है। सो इस तरह से आपकी वेस्कुलर एंडोथेलियम में प्रोथ्रोम्बिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो होती है। अब हमने जो है अभी जो आपके कंपोनेंट्स ऑफ हीमोस्टेसिस में पहला कंपोनेंट है वेस्कुलर एंडोथेलियम, वो डिस्कस किया। सेकंड में है प्लेटलेट्स, अब हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स में बेसिकली हमारे पास अगर आप देखें ये मैच्योर मेगाकैरोसाइट है जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस मैच्योर मेगाकैरोसाइट से आपकी प्लेटलेट्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलीज़ हो रहे हैं। ये प्लेटलेट्स जो हैं रिलीज़ हो रहे हैं फ्रॉम दिस मैच्योर मेगाकैरियोसाइट, ये प्लेटलेट्स की रिलीज़ हो रही है, ठीक है। सो हमारे पास प्लेटलेट्स क्या हैं, बेसिकली दे आर ए न्यूक्लिएटेड। आप देख सकते हैं ये जो मैच्योर मेगाकैरियोसाइट है ना, इसमें ये बड़ा सा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे प्लेटलेट्स रिलीज़ हो रहे हैं ना, इनमें आपको न्यूक्लियस नहीं नज़र आएगा। ये देखें, ये न्यूक्लियस तो बाहर निकल गया ना, ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं दे आर नॉट हैविंग द न्यूक्लियस, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं दैट प्लेटलेट्स आर ई न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स, ठीक है। अब इनका जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है वो कितना होता है हमारी बॉडी में, 150 से 400 10⁹ पर लीटर होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, 150 to 400 इंटू 10⁹ पर लीटर, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में जो आपके प्लेटलेट सर्वाइव करते हैं दैट आर फॉर 9 to 12 डेज़, ठीक है। और जो आपके नॉन वाइबल या जो एज्ड प्लेटलेट्स हो जाते हैं, जिनकी थोड़ी पुराने हो जाते हैं जो प्लेटलेट्स, ठीक है, वो फिर स्प्लीन या लिवर के ज़रिए रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है क्या स्टेप्स हैं हीमोस्टेसिस के, ठीक है। सो हम इसको डिस्कस करते हैं।